Assalamu alaikum. Okay, so in the last class we started with this chapter. This chapter name was price elasticity of demand. So first let's have a quick revision, then we will go forward. So हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस कि प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पीईडी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर इसके बाद बताया था इलास्टिसिटी 5 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है सर? इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। फिर आपको बताया था इलास्टिक डिमांड में आंसर ग्रेटर देन 1 होगा, इन इलास्टिक में लेस देन 1 होगा, यूनिटरी इलास्टिक में 1 होगा, परफेक्टली इलास्टिक में इन्फिनिटी होगा और परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर 0 होगा। ठीक है, ये आपको बताया गया था। फिर हमने दो इलास्टिसिटी पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी इलास्टिक डिमांड। तो आपको बताया था कि इलास्टिक डिमांड में आंसर ग्रेटर देन 1 होगा, इलास्टिक डिमांड में हाई रिस्पॉन्सिवनेस होगी। हाई रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है क्वांटिटी डिमांड में लार्जर चेंज आएगा। फिर आपको बताया था इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे। सब्स्टिट्यूट ज्यादा होने का मतलब है कि मार्केट में ऑल्टरनेट ज्यादा है। ऑल्टरनेट ज्यादा होने का मतलब है कि मार्केट में ऑप्शन ज्यादा हैं, तो कंज्यूमर के पास स्विच होने का ऑप्शन ज्यादा होंगे। सर इलास्टिक डिमांड में जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट लग्जरी होता है, ऐसा ही है भाई। और लग्जरी का मतलब होता है वांट। सही है। इलास्टिक डिमांड में जो आपका कर्व है वो फ्लैटर कर्व होता है। सही है। फिर आपको मैंने बताया था कि अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है और एज अ प्रोड्यूसर अगर मुझे अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है तो फिर मेरे पास एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि मैं प्राइस को थोड़े से कम करूंगा, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ेगी क्योंकि लोग फॉरेन से स्विच मारेंगे, और इलास्टिक में हाई रिस्पॉन्सिवनेस भी होती है, तो मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो सर इलास्टिक के केस में अगर प्राइस बढ़ाऊंगा तो ही रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर मैंने प्राइस बढ़ा दी तो रेवेन्यू कम हो जाएगा क्योंकि लोग फॉरेन से क्या मारेंगे, स्विच मारेंगे। ठीक हो गया। फिर आपको बताया था कि सर इन इलास्टिक में आंसर लेस देन 1 होता है, इन इलास्टिक में लो रिस्पॉन्सिवनेस होती है। लो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है क्वांटिटी डिमांड में स्मॉलर चेंज आएगा। सर इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम होते हैं। सब्स्टिट्यूट कम होने का मतलब है ऑल्टरनेट कम है। ऑल्टरनेट कम होने का मतलब है ऑप्शन कम है, तो कंज्यूमर के पास स्विच होने के भी ऑप्शंस कम होंगे। इन इलास्टिक में आपका जो प्रोडक्ट है वो नेसेसिटी है। नेसेसिटी का मतलब नीड होता है। इन इलास्टिक में आपके प्रोडक्ट के अंदर यूएसपी होता है, लोग आपके प्रोडक्ट से ब्रांड लॉयल होते हैं। और इन इलास्टिक में जो आपका डिमांड कर्व है वो कौन सा बनेगा, वो स्टीप कर्व बनेगा। सर इन इलास्टिक डिमांड में अगर प्रोड्यूसर को अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है तो उसको पता है एक ही तरीका है कि मैं प्राइस को ज्यादा से बढ़ाऊंगा, क्वांटिटी डिमांड बहुत थोड़े से कम होगी। क्यों? क्योंकि इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम होते हैं और दूसरा जो आपका प्रोडक्ट है वो नेसेसिटी होता है, तो मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। नाउ गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट थिंग है जो मुझे आपको बतानी है उसका नाम है टाइम पीरियड। ठीक है, जो आपको नेक्स्ट थिंग मुझे बतानी है उसका नाम है टाइम पीरियड। अब देखो, आप याद रखना कि टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड दो तरीके के होते हैं। सर जो नेक्स्ट थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए उसका नाम है टाइम पीरियड। अब देखो, आप याद रखना टाइम पीरियड दो तरीके का होता है। एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। सर टाइम पीरियड कितने तरीके का है? सर टाइम पीरियड दो तरीके का है, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। अब सर शॉर्ट रन का मतलब होता है शुरू के 6 महीने। ठीक है। सर शॉर्ट रन का क्या मतलब है? सर शॉर्ट रन का मतलब है शुरू के 6 महीने। शुरू के 6 महीने का क्या मतलब है? शुरू के 6 महीने का मतलब है कि जब एक प्रोडक्ट नया नया आया है। और लॉन्ग रन का मतलब है कि जब उस एक प्रोडक्ट को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। मतलब अगर एक प्रोडक्ट नया नया लॉन्च हुआ है ना, तो नया नया का मतलब है शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं। जब उस प्रोडक्ट को मार्केट में टाइम हो गया है तो फिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लॉन्ग रन की। तो सर शॉर्ट रन का मतलब है शुरू के 6 महीने। लॉन्ग रन का मतलब है जब उस प्रोडक्ट को टाइम हो गया हो मार्केट के अंदर। तो अब आप याद रखना, मैं एक डायलॉग लिखने जा रहा हूं, मैं एक बात लिखने जा रहा हूँ। वो बात क्या लिखने जा रहा हूँ कि सर शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर हर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होती है। मैंने तो क्या लिखा? मैंने लिखा है कि सर शॉर्ट रन में हर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होती है। सर क्यों इनइलास्टिक होती है? क्योंकि याद रखिएगा आप, शुरू में हर चीज के सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं। क्या बोला सर? सर मैंने आपको ये बोला है कि शॉर्ट रन में हर चीज की डिमांड इनइलास्टिक है। सर क्यों इनइलास्टिक है? क्योंकि शुरू में सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर यूएसपी होता है। यूएसपी का मतलब क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? सर शुरू में हर चीज की डिमांड इनइलास्टिक है क्योंकि शुरू में सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं और प्रोडक्ट में यूएसपी होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, बाद में जाकर लॉन्ग रन में हर चीज की डिमांड इनइलास्टिक से क्या हो जाती है? इलास्टिक हो जाती है। सवाल
कि सर बाद में हर प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक से इलास्टिक क्यों हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वक्त के साथ साथ सब्स्टिट्यूट्स भी बढ़ जाते हैं, वक्त के साथ साथ सब्स्टिट्यूट्स भी बढ़ जाते हैं, और जो प्रोडक्ट में यूएसपी होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। सर कोई एग्जांपल देंगे तो हमें और अच्छा समझ आ जाएगा। मैंने बोला जी एग्जांपल आपके लिए हाजिर है। एग्जांपल है एप्पल एयरपॉड्स वर्सेस सैमसंग एयरबड्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल है एप्पल के एयरपॉड्स और सैमसंग के एयरबड्स। अब सुनना मेरी बात। सर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि सर टाइम पीरियड दो तरीके का है, एक है शॉर्ट रन, एक है लॉन्ग रन। सर शॉर्ट रन में हर चीज की डिमांड इन इलास्टिक है, क्यों? क्योंकि शुरू में सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं और प्रोडक्ट में यूएसपी होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, वक्त के साथ साथ हर चीज की डिमांड इन इलास्टिक से इलास्टिक में टर्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ साथ सब्स्टिट्यूट बढ़ जाते हैं और यूएसपी खत्म हो जाता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है एप्पल के एयरपॉड्स और सैमसंग के एयरबड्स। ये जो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, ये आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, ये आपको याद रहेंगे हमेशा। आज से 6-7 साल पहले लोग है ना एयरफोन्स वायर वाले इस्तेमाल करते थे। तो अक्सर आपने देखा होगा गाड़ी चलाते वक्त लोग वायर वायर वाले एयरफोन्स पहनते थे ना, तो लोगों को बहुत मसला होता था क्योंकि वो वायर स्टेयरिंग में अटक भी जाती थी। और दूसरा, कोई पाकिस्तान जैसे अगर आप मुल्क में हो, तो पुलिस वाला चालान काट देता था। तो एप्पल ने, और लोगों को बहुत मसला होता था क्योंकि वो वायर बीच में भी आती थी ना, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी, वायर को शर्ट के अंदर टक इन करना पड़ता था, सही है। तो बहुत प्रॉब्लम थी। एप्पल ने इस इशू का एड्रेस करा और एप्पल ने तकरीबन 7 साल पहले या 6 साल पहले एयरपॉड लॉन्च करा। तो व्हाट वाज दिस एयरपॉड्स? इस एयरपॉड्स में एक यूएसपी था। ये दुनिया का पहला ऐसा एयरफोन था जो ब्लूटूथ कनेक्टेड था, जो वायरलेस था, जो वायर बगैर का था। तो ये इसका क्या था, ये इसका क्या था, ये इसका यूएसपी था। यही था ना भाई यूएसपी। तो भाई ये जब लॉन्च हुआ था ना, तो ये 38,000 का लॉन्च हुआ था। ये एयरपॉड्स, एप्पल के एयरपॉड्स कितने के लॉन्च हुए थे? 38,000 के। और लोगों ने दबाकर खरीदे थे। लोगों ने दबाकर क्यों खरीदे? क्योंकि ये यूएसपी था भाई, यही तो बिक रहा था। वो बोल रहा था वायरलेस ईयरफोन, और लोग खरीद रहे थे कि यार सिर्फ ब्लूटूथ से मोबाइल में कनेक्ट करना है, गाड़ी चलाते वक्त लोग फोन पे बात करें, अपने काम निपटा रहे हैं। तो सर शॉर्ट रन में जब एप्पल ने अपना एयरपॉड लॉन्च करा ना, तो शुरू में उसकी डिमांड क्या थी? इन इलास्टिक थी। क्योंकि ऐसे इसका सब्स्टिट्यूट भी कम थे, मार्केट में ऐसी कोई चीज भी नहीं थी, और इसके प्रोडक्ट में क्या था? यूएसपी था। लेकिन जैसे ही 6-7 महीने गुजरे ना, तो फौरन से सैमसंग ने अपना क्या फेंका? ईयरबड फेंका। तो जो इसका यूएसपी था वो खत्म हो गया। तो लॉन्ग रन में जाकर डिमांड किस में कन्वर्ट हो गई? इन इलास्टिक से इलास्टिक में कन्वर्ट हो गई। सवाल क्यों कन्वर्ट हुई? क्योंकि वक्त के साथ साथ सब्स्टिट्यूट्स भी बढ़ गए और प्रोडक्ट में यूएसपी भी खत्म हो गया ना। अब आप जाओ सदर में, आप जाके एयरपोर्ट खरीद लो, 3,000 रुपीज का आपको एयरपोर्ट मिलेगा। घंटा भी कोई नहीं पहचान सकता कि वो असली या नकली है, जब तक वो उसको यूज नहीं करे। जब तक वो कान में उसकी आवाज लगा के नहीं सुनेगा, तब तक उसको नहीं पता चल सकता कि असली है नकली है। मैं भी आपको दो एयरपोर्ट लगा के दिखा सकता हूँ, एक ओरिजिनल और एक फेक। आप नहीं पहचान सकते कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है, जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं। क्योंकि शेप, कलर, डिजाइन हर चीज सेम है। ठीक है ना? तो कहने की बात ये है कि जब भी एक प्रोडक्ट नया नया आएगा, तो शॉर्ट रन में शुरू में उसकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि शुरू में सब्स्टिट्यूट कम है और यूएसपी होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, उस प्रोडक्ट को टाइम होगा, मार्केट में उसके सब्स्टिट्यूट, उसकी कॉपी आना शुरू होंगी। तो जिस चीज की डिमांड शुरू में इनइलास्टिक थी, वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलास्टिक में। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ साथ सब्स्टिट्यूट बढ़ जाएंगे और यूएसपी खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई? ओके है। अब आप जरा जल्दी से ये पढ़ दें प्लीज, फटाफट। क्या कह रहा है भाई? टाइम पीरियड कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर टू हेडिंग्स, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड where the product has inelastic demand due to the USP, but as time passes, that is in the long run, the USP is available with everyone, and as there are more substitutes available, the product with inelastic demand turns into elastic demand. I hope this concept is clear to everyone. Okay, now let's go forward towards one more concept. ठीक है? और जो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपके सामने लॉन्च करने जा रहा हूं, उसका नाम है टोटल रेवेन्यू। ठीक है? अब सवाल ये है कि ये टोटल रेवेन्यू क्या है। अच्छा, अब वैसे तो जिस जिसने नाइन, जो जो स्कूल स्कूल वाले हैं, जो जो रेगुलर कैंडिडेट है, प्लीज अपने हैंड्स रेस करें। उनको ऑलरेडी रेवेन्यू का मतलब पता है। और जो जो प्राइवेट कैंडिडेट है, उनको मुझे बताना पड़ेगा। तो जो जो रेगुलर कैंडिडेट है, आप लोगों ने सुना होगा कि इनकम स्टेटमेंट की पहली लाइन के अंदर लिखा जाता है सेल्स आती है। सेल्स रेवेन्यू भी कहते हैं। ऐसा ही है भाई मीत? सही कह रहा हूं मैं? इनकम स्टेटमेंट की जो पहली लाइन है, उसके ऊपर एक चीज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसका नाम होता है सेल्स, जिसको रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है भाई? सही कह रहा हूं मैं या गलत कह रहा हूं?
अच्छा जी, सो व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? बेटा टोटल रेवेन्यू को टोटल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल रेवेन्यू को टोटल सेल्स कहते हैं। टोटल सेल्स मतलब प्रोड्यूसर की टोटल इनकम। क्या बोला सर? टोटल रेवेन्यू को टोटल सेल्स कहते हैं और प्रोड्यूसर की टोटल इनकम कहते हैं। सर क्या बोला सर? सर टोटल रेवेन्यू को टोटल सेल्स कहते हैं और प्रोड्यूसर की टोटल इनकम कहते हैं। अब देखो, टोटल रेवेन्यू को निकालने का एक फॉर्मूला है। सर टोटल रेवेन्यू को निकालने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? अगर अकाउंटिंग की दुनिया की बात करूं ना, अकाउंटिंग के अंदर फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू को निकालने का। वो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। ये फॉर्मूला किसके अंदर यूज होता है? ये फॉर्मूला अकाउंटिंग के अंदर यूज होता है। फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। लेकिन इकोनॉमिक्स और बिजनेस के अंदर यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है, बस वर्डिंग चेंज कर दिया है। फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो सर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? सिंपल सा फॉर्मूला है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। आप ये यूज कर लो। तो सर व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू इज टोटल सेल्स कॉमा टोटल इनकम ऑफ प्रोड्यूसर। टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब आप सुनना मेरी बात गौर से। बच्चे एक बात में अनक्लियर होते हैं, उनको ये डिफरेंस नहीं पता होता कि टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या फर्क है। बच्चे समझते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट एक ही चीज है। नो, इट्स टोटली डिफरेंट। सर रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या फर्क है? एग्जाम्पल, ये पानी की बोतल है, सही है, और एक पानी की बोतल है $10 की। कितने की है? $10 की। जरा चैट बॉक्स ओपन कर लीजिएगा प्लीज। एक पानी की बोतल $10 की है और मैंने 100 वाटर बॉटल की यूनिट सेल करें। मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा? एक बॉटल ₹10 की है और मैंने 100 बॉटल बेची है, तो मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 1000। सही कह रहा हूं? तो ये 1000 मेरी क्या है? ये 1000 मेरी है सेल्स। ये 1000 मेरी क्या है? ये 1000 क्या है? मेरी सेल्स। सेल्स बोले तो रेवेन्यू। सही कह रहा हूं? सर ये 1000 मेरी क्या है? 1000 मेरी सेल्स है। सेल्स मतलब रेवेन्यू। अब इस 1000 रुपये, ये 1000 रुपये कमाने के चक्कर में मैंने लेबर भी रखी होगी, मैंने रेंट पे जगह भी ली होगी। मतलब मैं अपने एक्सपेंसेस को इसमें से क्या करूंगा? इस 1000 रुपये में से मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। उसके बाद जो मुझे फिगर बच जाएगा ना, वो मेरा प्रॉफिट है। सही? तो अब आपको आई होप क्लियर होगा रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या फर्क है। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। उस रेवेन्यू में से जब मैं एक्सपेंस निकालूंगा तो मेरे पास जो अमाउंट बच जाएगी उसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। तो इसका मतलब है रेवेन्यू इज बिफोर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस एंड प्रॉफिट इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस। तो जो प्रॉफिट है ना, वो एम्प्लॉयर अपने घर पे लेके जाता है, ओनर अपने घर लेके जाता है। सही है? समझ गए? डिफरेंस क्लियर है सबको? अब मैं एक डायलॉग लिख रहा हूं। अब मैं एक डायलॉग लिख रहा हूं, गौर से देखना। मैं एक डायलॉग क्या लिख रहा हूं? मैं इधर लिख रहा हूं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रोड्यूसर रेवेन्यू। मैंने क्या डायलॉग लिखा है? मैंने डायलॉग लिखा है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रोड्यूसर रेवेन्यू। क्या लिखा है यार? मैंने लिखा है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रोड्यूसर रेवेन्यू। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपकी फीस है ना, वो आपका क्या है? वो आपका खर्चा है। जो आपकी फीस है वो मेरा क्या है? मेरा रेवेन्यू है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो कंज्यूमर का खर्चा होगा वो सामने वाले की कमाई होगी? यानी कि जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर होगा वो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू होगा। यस, सही कह रहा हूं भाई मैं? जो आपका खर्चा है वो सामने वाले की कमाई है। आप एक शॉप पे गए, आपने एक चिप्स के पैकेट खरीदे, आपने एक लेस खरीदी। तो ये जो लेस खरीदी ना आपने, ये आपका खर्चा है। और ये जो शॉप ओनर है उसका क्या होगा? उसका प्रॉफिट होगा, उसका रेवेन्यू होगा। तो सर क्या मैंने ये सही लिखा है कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रोड्यूसर रेवेन्यू? जो आपका खर्चा होगा वो सामने वाले की कमाई होगी। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं दैट टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू? क्या मैं ये लिख सकता हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है? टोटल रेवेन्यू के इक्वल होता है। सही कह रहा हूं सर? टोटल एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है? सर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू के इक्वल होता है। सही कह रहा हूं? सर टोटल एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है? टोटल रेवेन्यू। अब हमें सीखना है कि हम टोटल रेवेन्यू को कैसे निकालेंगे। अब सुनना, डायग्राम बनाने के कितने स्टेप होते हैं? 4। फिर से रिवाइज करा रहा हूं आज। सबसे पहले आपने एक्सिस बनानी है। ठीक है? ये आपने एक्सिस बना दी।
दूसरा स्टेप होता है उसको लेबल करना। तो ये देखो मैं लेबल कर रहा हूँ। ऊपर आ जाएगा प्राइस, और प्राइस को किससे डिनोट करते हैं, पी से। सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, और क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। सही कह रहा हूँ। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कौन सा रिलेशन था, कोई बच्चा याद दिला सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप था, एंड दैट इज द रीजन जो आपका डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट। तो सर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए जो मैंने आपके सामने डिमांड कर्व बनाया है ये मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया है, करेक्ट। सही है। अब देखो ये आपकी पुरानी प्राइस हो गई, जहां डिमांड कर्व पे टच हुआ वहां से नीचे क्वांटिटी आ गई, सही है। तो देखो ये आपकी पुरानी प्राइस हो गई, जहां कर्व पे टच हुआ वहां से नीचे क्वांटिटी आ गई। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, टोटल रेवेन्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या है। सर टोटल रेवेन्यू को निकालने का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी, सही कह रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपकी प्राइस है ना वो है कहां से कहां तक, वो है ओ से लेके पी तक। तो इधर मैं लिखूं भाई प्राइस कहां से कहां तक है, प्राइस है ओ से लेके पी तक, सीख ले आया, फिर छापता रहना। प्राइस है कहां से कहां तक, ओ से लेके पी तक आपकी प्राइस है। और सर क्वांटिटी कहां से कहां तक है, ए से लेके क्यू तक। तो मैंने क्या लिखा सर, प्राइस है ओ से लेके पी तक, और क्वांटिटी कहां से कहां तक है, क्वांटिटी है ए से लेके क्यू तक। सर प्राइस है ओ से लेके पी तक, और क्वांटिटी है ए से लेके क्यू तक। तो भाई टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया ओ पी ए क्यू। सही कह रहा हूं, क्या मैं सही कह रहा हूँ सर, टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, सर टोटल रेवेन्यू हो गया ओ पी ए क्यू। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो बॉक्स है ना जो मैंने शेड करा है आपके लिए, सर ये जो बॉक्स है जो मैंने आपके लिए शेड करा है ये आपका टोटल रेवेन्यू है। सर ये जो बॉक्स मैंने आपके लिए शेड करा है ये आपका क्या है, ये आपका टोटल रेवेन्यू है। सही कह रहा हूँ। सर सही निकाला है मैंने टोटल रेवेन्यू। सर ओ से लेके पी तक प्राइस है, ए से लेके क्यू तक क्वांटिटी है। अब इसी को हम लोग नंबर से भी करके देखते हैं। बेटा आप अज्यूम कर लो कि आपकी प्राइस है $10 और आपकी क्वांटिटी है $20। रेवेन्यू कितना आएगा भाई, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी। मुझे बताओ प्राइस कितनी है 10, क्वांटिटी कितनी है 20, तो रेवेन्यू कितना आ जाएगा 200। सही कह रहा हूँ भाई। सर प्राइस है $10, क्वांटिटी अब्दुल्ला कितनी है 20, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया 200 आ गया। अब अब्दुल्ला अगर इसको अल्फाबेटिकली करना है तो प्राइस कितनी है, प्राइस है ओ से लेके पी तक, और क्वांटिटी है ए से लेके क्यू तक। तो इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा ओ पी ए क्यू, ठीक है। Okay, so right now we learned how to calculate total revenue. Sir, what is total revenue? बेटा total revenue total sales है, प्रोड्यूसर की टोटल इनकम है। टोटल रेवेन्यू को निकालने का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी। फिर एक डायलॉग आपको बताया कि जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है वो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू है, यानी कि जो टोटल खर्चा होता है वो टोटल रेवेन्यू के इक्वल होता है, सही है। तो मतलब इसका मैं कहने का मतलब क्या है कि जब भी मैं टोटल रेवेन्यू निकाल रहा हूँ तो वो टोटल एक्सपेंडिचर है, सही है। मतलब रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर भी कहते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो एक ही बात है ना, रेवेन्यू निकालूंगा तो एक्सपेंडिचर आ गया, एक्सपेंडिचर निकाल रहा हूं तो रेवेन्यू आ गया। सही कह रहा हूँ ना। ओके अच्छा, अब मैं आपको चीज बताऊंगा ना वो बहुत काम की है और मुझे उसके उसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। तो एवरीवन प्लीज ओपन अप योर चैट बॉक्स, क्योंकि आप लोग जवाब देंगे तो मेरा काम होगा, ऐसे नहीं होगा। अब जो मैं अगली हेडिंग डाल रहा हूं उसका नाम है यूजफुलनेस ऑफ पीईडी टू अ प्रोड्यूसर। ठीक है, अगली जो मैं हेडिंग डाल रहा हूं उसका नाम है यूजफुलनेस ऑफ पीईडी टू अ प्रोड्यूसर, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर ये यूजफुलनेस ऑफ पीईडी टू अ प्रोड्यूसर क्या है। बेटा इस हेडिंग को अगर मैं उर्दू में पढ़ दूं तो ये हेडिंग ये कहना चाह रही है कि प्रोड्यूसर पीईडी को कैसे यूज कर सकता है, प्रोड्यूसर पीईडी को कैसे यूज कर सकता है। तो पहले मुझे ये बताओ एक प्रोड्यूसर का एम क्या होगा। सर प्रोड्यूसर का एम है टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। भाई प्रोड्यूसर काम किसके लिए करता है, प्रोड्यूसर तो प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो सर प्रोड्यूसर का एम क्या है, सर प्रोड्यूसर का एम है टोटल रेवेन्यू को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। सही कह रहा हूं। और इस टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रोड्यूसर पीईडी की इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। सर प्रोड्यूसर अपने टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेगा, भाई प्रोड्यूसर अपने टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेगा,
सर प्रोड्यूसर अपने टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए पीईडी की इंफॉर्मेशन यूज करेगा। क्या यूज करेगा? पीईडी की इंफॉर्मेशन। तो सर वो पीईडी के थ्रू क्या आइडेंटिफाई कर सकता है? वो पीईडी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकता है इलास्टिसिटी। सर इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? सर प्रोड्यूसर पीईडी के थ्रू पता कर सकता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड कौन सी है, इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक है। सर वैसे तो इलास्टिसिटी पांच है, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। लेकिन अगर आपको लास्ट लेक्चर आपने रिवाइज करा हो तो मैंने आपको बताया था कि बाकी तीन को एक्सट्रीम केसेस कहते हैं, वो बहुत रेयरली फाइंड होते हैं। जो दो नॉर्मली फाइंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो सर प्रोड्यूसर का एम है टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। और वो कैसे मैक्सिमाइज करेगा? प्रोड्यूसर क्या करेगा भाई? प्रोड्यूसर इलास्टिसिटी को आइडेंटिफाई करेगा और क्या पता करेगा कि प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक है। जैसे ही वो इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई कर लेगा तो वो उसके हिसाब से क्या सेट करेगा? वो उसके हिसाब से अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करेगा, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अपने टोटल रेवेन्यू को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। तो यार अब्दुल्ला, प्रोड्यूसर पीईडी की इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या चीज पता करेगा कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक है। जब उसने इलास्टिसिटी पता कर ली तो फिर वो उसके हिसाब से क्या चार्ज करेगा? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी चार्ज करेगा, ताकि वो अपने टोटल रेवेन्यू को क्या कर सके दोस्त? मैक्सिमाइज कर सके। तो सर प्रोड्यूसर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड या तो इलास्टिक हो सकती है या फिर इनइलास्टिक हो सकती है। सर प्रोड्यूसर ने क्या आइडेंटिफाई करा? सर प्रोड्यूसर ने आइडेंटिफाई करा कि या तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक हो सकती है या तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो सकती है? इनइलास्टिक हो सकती है। उसने ये बात आइडेंटिफाई कर ली कि यार या तो डिमांड इलास्टिक होगी या तो इनइलास्टिक होगी। अब उसने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि सर या तो डिमांड इलास्टिक होगी या तो इनइलास्टिक होगी। तो मुझे जरा बताओ तो सही, इलास्टिक डिमांड है या इनइलास्टिक है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या चेक करेगा? सब्स्टिट्यूट चेक करेगा। तो भाई आपको सिखाया गया है कि अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे। जिस प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है उस प्रोडक्ट के अंदर उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स कम होंगे। सही है। फिर आपको ये भी पढ़ाया गया है कि सर अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो वो प्रोडक्ट लोगों के लिए क्या होगा? वो लोगों के लिए लग्जरी होगा। और सर अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो वो प्रोडक्ट लोगों के लिए क्या होगा? वो प्रोडक्ट लोगों के लिए नेसेसिटी होगा। यही पढ़ाया है भाई आपको। तो सर प्रोड्यूसर ने इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई करी। कैसे करी? उसने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट चेक कर लिया और प्रोडक्ट की टाइप चेक कर ली। तो भाई अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा है इलास्टिक डिमांड है, अगर प्रोडक्ट लग्जरी है तो इलास्टिक डिमांड है, अगर सब्स्टिट्यूट्स कम है तो इनइलास्टिक है, अगर प्रोडक्ट नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक है। अब आप खुद सोच के बताओ। उसने इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई कर ली है, या तो प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक हो सकती है या तो इनइलास्टिक हो सकती है। अब वो क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करे कि उसका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो? अब मुझे ये आप सोच के चैट बॉक्स पे जवाब दो कि सर अगर उसकी डिमांड इलास्टिक है और अगर एक प्रोड्यूसर को अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है तो वो क्या करे? प्राइस को बढ़ाए या गिराए? क्या करे मुझे लिख के बताओ। इलास्टिक में प्राइस को कम कर दे, क्योंकि इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, लोग फौरन से स्विच मारेंगे अगर वो प्राइस को बढ़ाएगा। तो आपने मुझे बोला सर इलास्टिक डिमांड के अंदर अगर एक प्रोड्यूसर को अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है तो वो प्राइस को थोड़े से कम करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा से बढ़ जाएगी और उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सवाल, सर इलास्टिक डिमांड में वो हमेशा प्राइस को कम करेगा तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इलास्टिक डिमांड में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट लग्जरी होता है, लोग फौरन से क्या मारेंगे? स्विच मारेंगे। सर इन इलास्टिक डिमांड में अगर उसको रेवेन्यू को बढ़ाना है तो उसको पता है कि मैं प्राइस को इस बार ज्यादा से बढ़ाऊंगा, क्वांटिटी डिमांड बहुत थोड़े से कम होगी क्योंकि लोगों के पास स्विच होने का ऑप्शन कम है, तो मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ऐसा ही है भाई। तो सर इलास्टिक डिमांड में उसने प्राइस को कम करना है, इन इलास्टिक डिमांड में उसने प्राइस को बढ़ाना है। सही है? ओके है। तो इसका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा। सर इसके अलावा और कोई तरीका है? हाँ सर, इसके अलावा एक और भी तरीका है, वो मैं आपको 2 मिनट बाद बताता हूँ। अब मैंने आपको टोटल रेवेन्यू पढ़ाया क्यों है? ताकि मैं आपको ग्राफ में टोटल रेवेन्यू को इनकॉर्पोरेट करना सिखाऊं। वरना ये सब तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था सर। अभी मैंने टोटल रेवेन्यू ऐड करा है क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ टोटल रेवेन्यू का वर्ड बताया था, मैंने उसका मीनिंग नहीं बताया था। अब मुझे कोई बच्चा ये लिख के बता दो, इलास्टिक और इनइलास्टिक में जो कर्व का शेप है वो कौन सा होता है? कोई बच्चा मुझे ये याद दिला दो। इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड में कर्व का शेप कौन सा होता है? कोई बच्चा याद दिलाओ ना चैट बॉक्स पे। फ्लैटर एंड स्टीप। बेटा इलास्टिक डिमांड में फ्लैटर होता है और इन इलास्टिक में क्या होता है? स्टीप कर्व होता है। ऐसा ही है।
देखो फिर से आज रिवाइज हो जाएगा। अब आप चेक करना है इधर, अब गौर से देखना भाई, ध्यान नहीं हटाना अपना। सबसे पहले दो एक्सेस बना दी, ठीक है, और लेबलिंग करेंगे। सर ऊपर आ जाएगा प्राइस, और प्राइस को किससे डिनोट करते हैं, पी से। सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, और क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं, क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं। सर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, लेकिन सिंस हमारी डिमांड इलास्टिक है तो जो आपका कर्व है वो फ्लैटर होगा। तो ये आपका नॉर्मल डिमांड कर्व है, इसको बाहर की तरफ टिल्ट करूंगा तो फ्लैटर हो जाएगा। तो मुझे जवाब देना, क्या मैंने सही बनाया है, यस या नो? क्या ये सही कर्व बनाया हुआ है मैंने? सही बनाया है भाई? ओके, ठीक है। सर ये पुरानी प्राइस हो गई, जहां कर्व पे टच होगा वहां से नीचे क्वांटिटी आ जाएगी, सही कह रहा हूं? ये पुरानी प्राइस हो गई, जहां कर्व पे टच हुआ वहां से नीचे क्वांटिटी आ गई, सही कह रहा हूं भाई? अब मुझे बताओ बेटा, टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? जरा कोई बच्चा बताना भाई। टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब्दुल्ला जरा चैट बॉक्स ओपन कर लो तो मैं आपको सिखा दूं। बेटा अब्दुल्ला, पुरानी प्राइस क्या है? प्राइस कहां से कहां तक है, ओ से लेके, ओ से लेके कहां तक है प्राइस, ओ से लेके पी तक, सही कह रहा हूं? और क्वांटिटी कहां से कहां तक है, ए से लेके क्यू तक, सही कह रहा हूं? सर प्राइस है ओ से लेके पी तक, और क्वांटिटी है ए से लेके क्यू तक, ऐसा ही है भाई। तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा ओ पी ए क्यू, सही कह रहा हूं? अब मुझे बताओगे यार, इलास्टिक में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्राइस को बढ़ाऊं या गिराऊं? इलास्टिक में प्राइस को कम करेंगे, तो आओ चेक करते हैं। ये देखो, मैंने जैसे ही प्राइस को कम करा, जहां डिमांड कर से टच हुआ वहां से नीचे क्वांटिटी निकाल ली, चेक करो इधर। ये देखो, मैंने प्राइस को पी से P1 के ऊपर कम करा, तो क्वांटिटी डिमांड क्यू से Q1 के ऊपर एक्सटेंड हो गई। और ये ए से बी पे क्या हो रही है, जरा कोई बच्चा बताओगे? प्राइस पी से P1 पे डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड क्यू से Q1 के ऊपर एक्सटेंड हो रही है। और इसकी वजह से ए से बी पे क्या हो रही है, इसकी वजह से ए से बी पे मूवमेंट हो रही है। तो आप देखो, इलास्टिक में प्राइस में आएगा स्मॉलर चेंज, क्वांटिटी डिमांड में आएगा लार्जर चेंज, ऐसा ही है। अच्छा यार अब्दुल्ला, मुझे ये बताओगे नया रेवेन्यू क्या होगा, नया रेवेन्यू? नया रेवेन्यू क्या आएगा? नया रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू का तो फॉर्मूला सेम ही होगा ना। क्या फॉर्मूला होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अब नया रेवेन्यू निकालना है ना, तो जब नया रेवेन्यू है तो न्यू प्राइस इंटू न्यू क्वांटिटी। तो यार अब्दुल्ला मुझे बताएगा, न्यू प्राइस क्या होगी? न्यू प्राइस होगी ओ से लेके कहां तक, पी तक या P1 तक? न्यू प्राइस होगी ओ से लेके P1 तक, सही कह रहा हूं? न्यू प्राइस होगी ओ से लेके P1 तक, सही है। और न्यू क्वांटिटी क्या होगी, बी से लेके Q1 तक, सही कह रहा हूं? ठीक है भाई अब्दुल्ला। तो न्यू प्राइस है OP1, और न्यू क्वांटिटी है BQ1। तो नया रेवेन्यू क्या हो जाएगा अब्दुल्ला, नया रेवेन्यू हो जाएगा OP1 BQ1, सही कह रहा हूं? तो क्या मैं ये कह सकता हूं, प्लीज सब चैट बॉक्स ओपन कर लें, पुराना रेवेन्यू का बॉक्स ये वाला था, ठीक है, और नया रेवेन्यू का बॉक्स ये वाला है, सही कह रहा हूं? यस नो कर दो। ठीक कह रहा हूं भाई? अब इसको एल न्यूमेरिकली करके देखते हैं। बेटा पहले जो है ना, पहले आपकी प्राइस थी, पहले आपकी प्राइस थी 10, और आपकी पहले थी क्वांटिटी 20। तो पुराना रेवेन्यू कितना होगा, पुराना रेवेन्यू होगा, कितना होगा पुराना रेवेन्यू? 10 प्राइस है, 20 क्वांटिटी है, तो पुराना रेवेन्यू आ गया 200, सही है। अब जो आपकी न्यू प्राइस है, प्राइस को थोड़े से कम करा है, अब आपकी न्यू प्राइस हो गई 8, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ गई, लेट्स सपोज 50 से बढ़ गई, तो 8 5 का कितना होता है, 40। तो अब मुझे बताओ नया रेवेन्यू कितना आएगा? न्यू प्राइस कितनी है, 8, न्यू क्वांटिटी कितनी है, 50। तो यार नया रेवेन्यू कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। कितना आ जाएगा, 400। तो यार कोई बच्चा मुझे बता सकता है कितने का इंक्रीज आया है? पुराना रेवेन्यू 200 था, नया रेवेन्यू कितना है, 400। कितने का इंक्रीज आया है, 200 का इंक्रीज आया है। कितने का इंक्रीज आया है, 200 का। ठीक है, तो आई होप अब आपको टोटल रेवेन्यू निकालना आता होगा।
टोटल रेवेन्यू समझ आ गया कैसे निकालना है? अल्फाबेटिकली हो न्यूमेरिकली हो, आ गया निकालना? टोटल रेवेन्यू निकालना आ गया सबको? अच्छा। अब मुझे बताओ, इन इलास्टिक डिमांड में कौन सा कर्व बनता है? स्टीप बनता है। तो इन इलास्टिक बना के दिखा दूं अब एक। इधर देखो, इन इलास्टिक में स्टीप कर्व बनता है ना। देखो सबसे पहले वापसी दो एक्सिस बनाई, और वही बेकार सी लेबलिंग कर देंगे। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा प्राइस, प्राइस को पी से डिनोट करते हैं। नीचे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड को क्यू से डिनोट करते हैं। नॉर्मल डिमांड कर्व को अंदर की तरफ टिल्ट करेंगे तो स्टीप हो जाएगा। तो देखो आप, ये हो गया स्टीप कर्व। ये कौन सा कर्व हो गया? ये हो गया स्टीप कर्व, ठीक है। ये हो गई पुरानी प्राइस, जहां अब्दुल्ला डिमांड कर्व से टच हुआ वहां से नीचे क्वांटिटी आ गई, ठीक है। ये पुरानी प्राइस हो गई, जहां डिमांड कर्व से टच हुआ वहां से नीचे क्वांटिटी आ गई। अब्दुल्ला जरा जल्दी से बता दे, रेवेन्यू का एरिया क्या होगा? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी। पुरानी प्राइस आपके सामने है, पुरानी प्राइस क्या है? ओपी। पुरानी क्वांटिटी क्या है? ए क्यू। तो भाई पुराना रेवेन्यू का एरिया क्या है? पुराना रेवेन्यू है ओ पी ए क्यू। मतलब ये वाला बॉक्स आपका टोटल रेवेन्यू है, सही है। अच्छा आप मुझे बताओ, इन इलास्टिक में प्राइस को बढ़ाते हैं। तो देखो मैंने प्राइस को बढ़ाया, जहां डिमांड कर्व से टच हुआ, मैं जूम कर रहा हूँ देखो। ये मैंने प्राइस को बढ़ाया, जहां डिमांड कर्व से टच हुआ वहां से नीचे क्वांटिटी आ गई। तो अब आप चेक करो, जैसे ही मैंने प्राइस को पी से P1 पे बढ़ाया, तो क्वांटिटी डिमांड क्यू से Q1 के ऊपर कम हो गई। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? जैसे ही मैंने प्राइस को पी से P1 पे बढ़ाया, तो क्वांटिटी डिमांड क्यू से Q1 के ऊपर कम हो गई। ऐसा ही है भाई। जैसे ही मैंने प्राइस को पी से P1 पे इंक्रीज करा, तो क्वांटिटी डिमांड क्यू से Q1 पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और इसकी वजह से क्या हो गई? इसकी वजह से ए से बी पे क्या हो गई है? इसकी वजह से ए से बी पे क्या हो गई है दोस्त? ए से बी पे मूवमेंट हो गई है, सही कह रहा हूं? हाँ भाई। नया रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, बस क्या हो जाएगा? न्यू प्राइस इंटू न्यू क्वांटिटी। हाँ भाई, न्यू प्राइस क्या है? ओ से लेके कहाँ तक? न्यू प्राइस है ओ से लेके P1 तक, न्यू क्वांटिटी है बी से लेके Q1 तक। तो सर नया रेवेन्यू क्या हो गया? नया रेवेन्यू का एरिया हो गया O P1 B Q1। तो भाई ये पुराना रेवेन्यू का एरिया था, सही है। और ये नए रेवेन्यू का एरिया, चेक कर लो। ये नए रेवेन्यू का एरिया है। ओके नाउ लिसन। अच्छा अब मुझे जरा एक बात बताओ, पुरानी प्राइस अज्यूम कर लेते हैं। पुरानी प्राइस है, अज्यूम कर लेते हैं। पुरानी प्राइस है 10, और पुरानी क्वांटिटी है 20। तो यार पुराना रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 10 × 20 कर दूंगा ना, कितना आ जाएगा पुराना रेवेन्यू? 200। इन इलास्टिक में प्राइस को, इन इलास्टिक में प्राइस को ज्यादा से बढ़ाते हैं। ज्यादा से बढ़ाऊं? मैंने प्राइस को कर दिया 50, और क्वांटिटी हो गई 16। बहुत थोड़े से लोगों ने, 4 लोगों ने स्विच मार दिया। अब बताओ नया रेवेन्यू कितना आएगा? न्यू प्राइस कितनी है? 50। न्यू क्वांटिटी कितनी है? 16। तो टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? कोई बच्चा कैलकुलेट कर दो। 50 × 16 800 होता है, कोई बच्चा कैलकुलेट करो। 50 × 16 800 होता है, बिल्कुल। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पुराना रेवेन्यू 200 है, नया रेवेन्यू 800 है। कितने का इंक्रीज आया बेटा? हाउ मच? कितने का इंक्रीज है? 600 का, ठीक है। कितने का इंक्रीज है? 600 का, ठीक है। तो अभी इधर गौर करना है भाई, 2 मिनट इधर देखो। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? मैंने आपको सबसे पहले बताया टोटल रेवेन्यू क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया सर? टोटल रेवेन्यू टोटल सेल्स है, प्रोड्यूसर की टोटल इनकम है। टोटल रेवेन्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। फिर आपको बताया कि जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है वो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू है। तो क्या मैंने ये लाइन लिख दी कि टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। फिर मैंने इसके बाद आपको बताया यूजफुलनेस ऑफ पीडी टू अ प्रोड्यूसर। तो मैंने आपको क्या बताया भाई? प्रोड्यूसर का एम है टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, और उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो आइडेंटिफाई करेगा इलास्टिसिटी को, और वो उसके हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करेगा ताकि टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो। तो प्रोड्यूसर ने पीईडी की हेल्प के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर लिया कि या तो इसके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होगी, या तो इसके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक होगी। अगर इसके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो इसको ये बात पता है कि इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट लग्जरी होता है, तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्राइस को कम करना है। इन इलास्टिक डिमांड में सब्स्टिट्यूट कम होते हैं, तो प्रोड्यूसर को पता है कि इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम है और प्रोडक्ट नेसेसिटी है, तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्राइस को बढ़ाना है। ठीक है, फिर हमने ग्राफ में टोटल रेवेन्यू निकालना सीख लिया, सही है।
So we are done with today's class. Make sure you copy the notes. If you have any problem, do ask me. अच्छा, आप पहले ये पैराग्राफ पढ़ते हुए जाएं, please. Please read this paragraph, then you guys can go. Please read this paragraph, and once you are clear, you can go. Just leave a thumbs up. Okay? Thank you. Allah Hafiz. Take care. See you on Monday, inshallah.